एक्सरसाइज 2 और बिगनर बॉक्स 1 का डिस्कशन। अच्छा, बिगनर बॉक्स 1 में है क्या डाउट? बिगनर बॉक्स 1 में डाउट है क्या? कंटिन्यूटी के बिगनर, पहले बिगनर बॉक्स 1 ले लेते हैं, है ना। बताओ कंटिन्यूटी के बिगनर बॉक्स 1 में कहां गया? हाँ ये रहा। नहीं है सर, प्रवीण को तो नहीं है भाई। और किसी का कोई डाउट है क्या? वैसे मैंने सॉल्यूशन भेज भी दिया था, सॉल्यूशन में भेज दिया था वैसे तो, ठीक है ना। नहीं है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और इधर एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में है क्या डाउट? एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में कॉम्प्रेंशन 2 डाउट है। चलो ठीक है, कॉम्प्रेंशन 2 अपन ले लेते हैं, है ना। कॉम्प्रेंशन 2, चलो एक्सरसाइज 2 में कॉम्प्रेंशन 2 एक कॉमन डाउट निकल के आ रहा है सबका, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, वो 10th की ज्योमेट्री पे बेस्ड है, 10 की ज्योमेट्री, 10 की ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, मतलब वो इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा। है बहुत इजी सी चीज हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, लिमिट में जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे अपने को मिले हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 1 subtends an angle x of x radian as shown in the figure, ठीक है। मीन्स वो बोल रहा है कि एक सर्कुलर आर्क ऐसे लिया है अपन ने, ये सर्कुलर आर्क, और ये सेंटर पे x रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा है। सर्कुलर आर्क अपन ने लिया है और वो सेंटर पे x रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा है। द सेंटर ऑफ रेडियस 1, और रेडियस भी गिवन है, बहुत बढ़िया, रेडियस भी गिवन है इसकी 1, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द पॉइंट O एंड द पॉइंट C इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स लाइन एट A एंड B, ठीक है। मींस यहां पे एक टेंजेंट बनाएंगे, यहां पे एक टेंजेंट बनाएंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है C पर, दिख रहा है ना सी पॉइंट दिख रहा है ना, दिक्कत तो नहीं है कुछ सी पॉइंट पे। चलो ठीक है, डायग्राम मिटाना पड़ेगा फिर मेरे को। यहां तक की बात आ गई समझ में कि इस पे अपन ने टेंजेंट बनाया है और इस पे टेंजेंट बनाया है, और वो दोनों वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। टू टेंजेंट्स लाइन एट ए एंड बी, और इसको ए और बी बोला है आपने को। उसके बाद बोल रहा है कि लेट टी एक्स बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, Tx is the area of triangle ABC, and Sx be the area of the shaded region. Sx be the area of shaded region, ठीक है। और शेडेड रीजन के लिए उसने क्या कर रखा है, ये ए बी कोड बना दी है एक, और ए बी कोड बना के इसको शेड किया हुआ है, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया कि नहीं? डायग्राम में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये एक आर्क सर्कल, जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल, उस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट लिया है अपन ने, इतना सा पार्ट लिया है। सर्कल का रेडियस 1 गिवन है अपने पास, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये जो आर्क है सेंटर पे x रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई है अपने पास। अब यदि आपको एक चीज पता हो, जैसे आप अब कभी भी जैसे टेंजेंट बनाते हैं, तो टेंजेंट जब बनाते हैं तो ये वाला एंगल याद है 90 डिग्री आएगा, इस सर्कल में आएगा। तो इस सर्कल में क्या होता है, जैसे आपने मान लो ये कोड लिया, यहाँ पे आप टेंजेंट बनाओगे तो इस रेडियस के साथ ये वाला एंगल क्या आता है अपने पास, 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया। किसी को डाउट है इसमें? आप पॉइंट को समझने में, जब भी आप रेडियस के साथ वो एंगल बनाते हैं ऐसे, तो टेंजेंट के साथ तो वो 90 डिग्री बनता है ना। तो इसका मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या, एक चीज मैं बोल सकता हूँ क्या, कि ये वाला एंगल पाई माइनस एक्स होगा। कैसे? क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है,
90 प्लस 90 प्लस एक्स, ये दोनों 180 हो गए, इन दोनों का 180 हो गया, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट। चलो, और टीएक्स इसने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया, एबीसी, अच्छा ये सॉरी ऊपर वाला एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया उसमें टीएक्स बोला है, और एसएक्स इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया उसने एसएक्स बोला हुआ है। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं एसएक्स शेडेड पार्ट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एक्चुअली उसमें ट्राइंगल की एरिया का, मैं बता देता हूं, कभी हो सकता है आपने ट्राइंगल का एरिया का, जैसे एक फॉर्मूला होता है पार्थिव, let's say this side is A, this side is B, this angle is theta, तो हाफ ए बी साइन थीटा, याद है क्या पार्थिव? हाफ ए बी साइन थीटा, याद है बच्चों? यस सर। है ना? नहीं याद हो तो बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, यहां से ये एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, ये बेस ए मान लेता हूं, ये हाइट, तो हाइट ये बी है, ये थीटा है, तो ये बी कॉस थीटा होता है, और ये बी साइन थीटा, तो हाइट बी साइन थीटा हो गया, तो हाफ ए बी साइन थीटा हो गया। याद रखने का तरीका ये है कि आपको कभी भी किसी ट्राइंगल की दो इंक्लूडेड साइड है और उसके बीच का एंगल आपको पता है, दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो हाफ दिस साइड इंटू दिस साइड इंटू साइन ऑफ दिस, ऐसा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मुझे शेडेड एरिया मिलेगा। शेडेड एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शेडेड एरिया निकालने के लिए, एसएक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये पूरा, क्या बोलेंगे इसको, सेक्टर, इसको सेक्टर बोलेंगे, ये पूरा एरिया, ये जो सर्कुलर आर्क के साथ ये जो पूरा बनना है ना, सेक्टर। ठीक है, एसएक्स एरिया ऑफ सेक्टर, अपने को ट्राइंगल, अब शेडेड चाहिए ना, शेडेड, तो एरिया ऑफ सेक्टर, नहीं सेक्टर नहीं, इसको सेगमेंट बोलेंगे ना, सेक्टर तो ये पूरा हो गया, सेगमेंट बोलेंगे इसको, सेगमेंट, माइनस ट्राइंगल ओएबी। ठीक है, मतलब इस पूरे एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। आ गई बात समझ में? इसमें पूरा ये वाला पूरा एरिया, पूरा एरिया, ये पूरा एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। पूरा एरिया कैसे निकालेंगे? अगेन एक पार्ट होता है कि कोई भी यदि सर्कल का आर्क यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड करता है तो ये थीटा एंगल सबटेंड करने वाले इस सेक्टर का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। सेक्टर ही बोलेंगे एक्चुअली, ये पूरा पार्ट ही बोला, उसको सेगमेंट बोलते हैं अपन, ये सेगमेंट होगा, वो तो सेक्टर ही होगा। ठीक है, ये तो सेक्टर ही होगा, तो ये हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। याद है कि नहीं ये वाला फॉर्मूला? सर याद है। याद है। तो इस पूरे एरिया का थीटा हो गया x और 1 हो गया, तो हाफ 1 इंटू 1 इंटू एक्स, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, माइनस ट्राइंगल ओएबी का एरिया हाफ ए बी साइन थीटा, 1 इंटू 1 इंटू साइन एक्स। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? हाफ एक्स माइनस साइन एक्स, ये एस एक्स हो गया आपके पास। यहां तक की बात आ गई सबको समझ में? बस, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर इससे कौन सा होगा? फिफ्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या पूछा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एसएक्स अपॉन एक्स पूछा है। तो एसएक्स में लिखूंगा हाफ एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा। ठीक है, और इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या? अच्छा, जैसे मान लो मैंने इस लिमिट को ऐसे सॉल्व करा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया, ये स्टेप सही है कि नहीं है? यहां से ये स्टेप सही है कि नहीं? सही है सर। है? सही है,
सही है, कोई दिक्कत नहीं है, भले आंसर अपना 0 आ रहा है। x बाय एक्स 1 हो गया और sin x बाय एक्स भी 1 होता है, ठीक है। लिमिट सेपरेट करने में बस एक ही दिक्कत होती है कि इन दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए। इनफाइनाइट जाता ना तो प्रॉब्लम होती, इनफाइनाइट जाता तो प्रॉब्लम होती। दोनों फाइनाइट आ रहे हैं ना, x बाय एक्स भी 1 आ रहा है, sin x बाय एक्स भी 1 आ रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया आपका। एक tx और निकालना है, tx निकल जाएगा तो फिर तो आप कर लोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है, ठीक है। अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, ट्राइंगल एबीसी का एरिया, यदि ये वाली साइड आ जाएगी ना मेरे पास, एसी या बीसी साइड आ जाएगी, तो इसमें हाफ आर स्क्वायर, वो हाफ ए बी साइन थीटा वाला लगा सकते हैं, क्योंकि और तो क्या तरीका है, या तो पूरा निकालूं मैं तब भी मुझे एसी और बीसी तो चाहिएगा ही चाहिएगा। कुल मिला के मुझे एसी और बीसी साइड निकालनी पड़ेगी, एसी और बीसी साइड निकालनी पड़ेगी, है ना। और कोई तरीका हो सकता है क्या? सर कोई सी भी एक निकालो, सेम रहेगी दोनों है, हाँ वो कोई सी भी एक निकल जाएगी, वो तो सही बात है ना, कोई सी भी एक निकाल लें। तो मैं इसको डिवाइड करके, और कोई तरीका नहीं है ना, एबीसी के लिए अपने को साइड एसी बीसी तो निकालना। सर वो अपन पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकाल के ट्राइंगल का माइनस कर सकते हैं। बात वही ना, क्वाड्रिलेटरल का निकालने के लिए भी आपको साइड एसी और बीसी की जरूरत तो पड़ेगी, सही ना। और साइड एसी और बीसी निकल गई तो फिर तो ट्राइंगल का ही निकाल लूंगा, हाफ ए बी साइन थीटा से, क्वाड्रिलेटरल की जरूरत ही नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का और कोई तरीका है क्या, ये बताओ मेरे को। क्वाड्रिलेटरल का और कोई तरीका दिमाग में आ रहा है क्या एरिया निकालने का? भाई मुझे तो एक तरीका ये समझ में आ रहा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, और अगेन ये ट्राइंगल का एरिया निकल गया तो फिर तो क्यों निकालूंगा क्वाड्रिलेटरल का, इस ट्राइंगल का एरिया तो निकालना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वो साइड तो निकालनी पड़ेगी अपने को, साइड निकाल ले अपन अब, ठीक है। चलो तो साइड निकाल लेते हैं अपन, और साइड कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल बन ही रहा है ना जी, बहुत इजीली निकल जाएगी साइड, तो इसको यहां से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। इसको ज्वाइन करेंगे तो अपने पास जो है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों? ये दोनों साइड इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ट्राइंगल बनाते हैं वो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये साइड कॉमन, एस 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 से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये एंगल एस है, तो ये वाला एंगल x/2, ठीक है। ये वाला एंगल x/2 हो गया। अब अपन ले लेते हैं अब मैं लेता हूं ट्राइंगल ओबीसी। ट्राइंगल ओबीसी, ट्राइंगल ओबीसी में यदि इस एंगल के लिए बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, और ये बेस हुआ, ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? ये 90 है, 90 के अपोजिट ओसी तो हाइपोटेन्यूस हो गया, और इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या लिखेंगे? tan थीटा परपेंडिकुलर BC बाय बेस OB, तो BC बाय OB तो कितना था 1, तो आपके पास BC इज इक्वल टू, बहुत ही बढ़िया, 10x/2 आ गया, खत्म बात। BC आ गया, AC आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ BC इंटू AC, हाफ AB साइन थीटा, और दोनों इक्वल है, से BC और AC दोनों किसके इक्वल है? 10x/2 के, तो 10 स्क्वायर x/2 इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 180 माइनस x, दैट इज साइन x, 1/2 10 स्क्वायर x/2 इंटू साइन x, ठीक है। अब हो जाएगा क्या? अब हो जाएंगे मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चंस, 4th और 6th वाले। दिस अपॉन x³ की लिमिट सॉल्व करनी है, डायरेक्ट अलग अलग करके हो जाएगा, अब तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, और दोनों को डिवाइड करके tx² वो भी मेरे ख्याल से बहुत इजीली निकल जाएगा। हो जाएगा क्या क्वेश्चन दोनों? यहां तक के बाद बताने की जरूरत नहीं है ना बाकी दोनों क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसको लिख लो आप एक बार। तो यूं देखा जाए ना, देखो उसमें मतलब लिमिट का तो कुछ पार्ट है ही नहीं, ये तो बस वो एरिया निकालने के लिए अपने को इसको यूज करना पड़ा, नहीं तो लिमिट का कोई बहुत ज्यादा पार्ट थोड़ी नहीं आता उसमें। लिमिट तो बहुत इजीली सॉल्व हो गई, देखो लिमिट कितनी इजीली सॉल्व हुई।
थोड़ी वो आवाज करते हैं। अरे आवाज नहीं, आवाज करते हैं। एक 20 20 यही क्या sin x if fx, जिसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं fx और gx, दो फंक्शन दिए हुए हैं जिसमें fx अलग से दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। हाँ ठीक है सर, तो ये पता लगा आपके मॉड्यूल में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, fx है आपके पास sin x और 2, this is for x not equals to n pi and otherwise, ठीक है, n is not equals to n pi के लिए, और gx है आपके पास x square plus 4, x square plus 1, 4 and 5. This is for x not equals to 0 and 2. This is for x equals to 0 and this is for x equals to 2. ठीक है, मुझे निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g of fx। ये अपने को निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 g of fx। ठीक है, चलो, तो fx थोड़ा समझने वाली बात है इसमें। fx ये बोल रहा है कि when x is not equals to n pi, ठीक है ना, यही है ना क्वेश्चन में, x not equals to n pi लिखा है कि x equals to n pi, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, x not equals to n pi, ठीक है। और अदरवाइज ये लिखना है अपने को कि x is not equals to n pi है तो अपन sin x लेंगे, और अदरवाइज, तो अदरवाइज का मतलब क्या हुआ, अदरवाइज का मतलब क्या हुआ एक तरह से देखा जाए तो सर, हाँ, सर जब डिफाइंड होगा फंक्शन तो नहीं डिफाइन नहीं, जब x नॉट इक्वल्स टू n पाई के लिए ये लेना है, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब जब ये कंडीशन x इक्वल्स ये कंडीशन जब x इक्वल्स टू n पाई, भाई दो ही चीज हुई ना। अदरवाइज मतलब क्या, मैंने बोला x नॉट इक्वल्स टू 2 और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, हाँ इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू n पाई आएगी मेरे पास, तो x इक्वल्स टू n पाई होगा तो अपना fx 2 है और अदरवाइज ये लेना है, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज तो कंपोजिट फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो कंपोजिट फंक्शन के लिए डायरेक्टली मैं लिमिट तो अंदर ले जा नहीं पाऊंगा अभी, क्यों, क्योंकि जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका है RHL LHL निकालना पड़ेगा मुझे। RHL यदि मैं निकालूंगा तो क्या रखेंगे, 0 प्लस h,
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ h क्या रखोगे बताओ, साइन x रखें कि 2 रखेंगे? f ऑफ h को आप x इक्वल्स टू n पाई वाले में लोगे कि x नॉट इक्वल्स टू n पाई वाले में लोगे? f ऑफ h को f ऑफ h x इक्वल्स टू n पाई मानेंगे या x नॉट इक्वल्स टू n पाई मानेंगे? f ऑफ h n पाई तो नहीं है, h की जो वैल्यू है वो n पाई वाली कैटेगरी में तो नहीं आ सकती, वो तो नॉट इक्वल्स टू n पाई वाले में आएगी, तो इसमें आएगी, तो इसमें रखना पड़ेगा। f ऑफ h लाइक दैट। ये पॉइंट आया कि नहीं समझ में? क्योंकि इसमें यही पॉइंट है बस समझने वाला कि जो h है भाई f ऑफ h है। मान लो मैं आपसे बोल दूं कि fx में h रखना है, मैं आपसे बोलूं कि fx में h रखना है, तो मैंने जब fx देखा मुझे दो चीजें पता लगी कि यदि मेरी वैल्यू n पाई टाइप की हुई तो ये फंक्शन है, और n पाई टाइप की नहीं है तो मेरा फंक्शन ये है। तो h जो है क्लियर कट है कि n पाई टाइप की वैल्यू तो नहीं है, h जो है वो n पाई टाइप की वैल्यू तो नहीं है, तो इसमें रखना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज साइन h। ठीक है, अब साइन h मुझे g में रखना है। अगेन g के लिए तीन पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसमें रखूं या इसमें रखूं या इसमें रखूं। g के लिए तीन पॉसिबिलिटी दिख रही है। यदि g में मुझे x इक्वल्स टू 0 रखना होता तो 4 में रखता, ये x इक्वल्स टू 0 तो नहीं है। x इक्वल्स टू 2 रखना होता तो इसमें रखता, ये x इक्वल्स टू 2 भी नहीं है, तो फिर बचा हुआ तो इसमें ही आएगा ना। तो सीधा सीधा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर h प्लस 1 आएगा, और अब सीधे इस पे लिमिट लगा देंगे तो अपना आंसर बना जाएगा। बिल्कुल सेम LHL में भी यही होगा। ठीक है, LHL आप करोगे तो लिमिट LHL में करोगे तो सबसे पहले 0 माइनस h रखोगे, तो 0 माइनस h वापस से इसमें रखना है, तो 0 माइनस h रखोगे तो इसी में रखना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ माइनस साइन h आ गया, और माइनस साइन h वापस से उसमें रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर h प्लस 1 आ जाएगा। तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट और उसका आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है बात? सर g ऑफ x में हम x इक्वल टू 0 में क्यों नहीं रखेंगे? g ऑफ fx में भाई साइन h की जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं है, 0 के थोड़ा सा ज्यादा है। भाई मैंने ये बोला h मतलब कभी भी 0 तो लेना ही नहीं है आपको, h इज नॉट एग्जैक्टली 0, 0 से थोड़ा सा ज्यादा। तो h की वैल्यू यदि 0 से थोड़ी सी ज्यादा है तो आप यूं समझो कि ये जो वैल्यू आएगी वो 0 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 0 नहीं आएगी एग्जैक्ट। तो दैट्स व्हाई ये तो 0 के लिए है, तो मेरी वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए। आया कि नहीं समझ में? आ गया सर, आ गया। है ना? ठीक है, क्लियर है केस? तो ये जो कंपोजिट फंक्शन की लिमिट है ना बेटा, उसमें बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन है बहुत सिंपल, दिखने का बहुत सिंपल सा लग रहा है कि हाँ भाई वैल्यू रखी, पर बस अपने को ये फंक्शन, और स्पेशली कंपोजिट फंक्शन में कभी भी डायरेक्टली लिमिट अंदर मत लेके जाओ, आप तो लेके नहीं जाना अपने को। आप तो सीधे पहले fx समझो, 0 प्लस h रखो, अच्छा ये h है, अच्छा इसमें रखना है 0 माइनस h है, उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। ठीक है, और कोई डाउट है क्या एक्सरसाइज 2 में? एक्सरसाइज 2 में और कोई डाउट है? लिमिट पूरा हो गया सब बच्चों का, बाकी सब बन गए, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब लिमिट सबने कर लिया एक्सरसाइज 2 तक, ऐसा मान लूं मैं अब। ठीक है,
क्योंकि इस बार जो टेस्ट में है तो मैं सोच रहा हूँ इस बार टेस्ट में थोड़ा सा आपके लिए मैं इजी कर देता हूँ कि केवल मैं 3 चीजें दूंगा, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। फंक्शन और उसको अभी मैं हटा दूंगा इस टेस्ट से, ठीक है। और उधर से फिर शायद मैट्रिसेस जो भी आ रहा होगा वो आ ही जाएगा अपने पास, ठीक है ना। चलो तो अच्छे से कर लेना ये कैलकुलस वाला पार्ट। तो कंटिन्यूटी में अपन ने लास्ट क्लास में इंटरवल की अपन ने बात करी थी कि इंटरवल में यदि कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो कैसे अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो उसी पे अपन एक क्वेश्चन और पहले ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद fx इज इक्वल टू x प्लस a√2 sin x 2x cot x plus b and a cos 2x minus b sin x. This is when x is 0 to pi by 4. This is when x is pi by 4 to pi by 2. And this is when x is pi by 2 to pi. Like that. ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने को इसमें फंक्शन ये बोल रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस इन 0 to pi then a and b। 0 to pi में कंटिन्यूअस है तो अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो अब इसमें लॉजिक में बता देता हूं पहले, जैसे अपन ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो उसमें अपन क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करा था उसमें अपन केवल चेक कर रहे थे। तो चेक करने का रूल मैंने क्या बताया था बेटा, चेक करने का रूल मैंने ये बताया था कि ये जो जो इंटरवल है इस पूरे इंटरवल में तो अपन एक साथ देख लेंगे, इसमें एक साथ देख लेंगे, इसमें एक साथ देख लेंगे। और जनरली नॉट 100%, जनरली उस इंटरवल में वो कंटिन्यूस हो भी जाता है। तो अपने को केवल उन पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत पड़ी जहां पे अपना फंक्शन ब्रेक हो रहा था, वहीं पे चेक करने की जरूरत पड़ रही थी। अब जब वैल्यू निकालने की बात आ जाए, अब इसमें तो कंटिन्यूस तो उसने दे रखा है, कंटिन्यूस चेक नहीं करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अपने को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो उस वाले केस में वैल्यू निकालने के लिए भी आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वैल्यू निकालनी है मतलब आपको इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशन बनानी। तो इक्वेशन भी तभी बन पाएगी ना जब आप 2 अलग अलग चीजों को इक्वल करोगे तो इक्वेशन बन पाएगी। अब मान लो आपने बोला कि मैंने राइट हैंड लिमिट निकाली और a प्लस बी आ गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी a प्लस बी आ गया, तो वो तो इक्वल हो गया, उससे इक्वेशन तो नहीं बनी। इक्वेशन तो तब बनेगी जब 2 अलग अलग टाइप की चीजों को मैं इक्वल करूं, और 2 अलग अलग टाइप की चीजें मेरे पास तब आएगी, 2 अलग अलग टाइप की चीजें मेरे पास तब आएगी जब मैं एक इससे निकालूंगा और एक इससे निकालूंगा, या एक इससे निकालू, क्योंकि यदि मैं दोनों इससे निकालूंगा तो सेम आएगी, दोनों इससे निकालूंगा तो सेम आएगी। तो इसलिए अब देखो मैं वैल्यू कैसे निकालता हूं, कैसे इक्वेशन अपन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं 2 पॉइंट को यूज करूंगा, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 को यूज करूंगा, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2 को यूज करूंगा, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू पाई बाय 4 की यदि मैं बात करूं, नहीं प्रवीण आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है आपको, यदि पाई बाय 4 की बात करें तो पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से निकलेगा, राइट हैंड लिमिट यहां से निकलेगा, और एफ ऑफ पाई बाय 4 भी इससे निकलेगा, इक्वल टू है क्योंकि, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कहीं पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो पाई बाय 4 पे यदि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करी जो कि सबसे ऊपर वाले से निकलेगी,
यदि मैं इसमें पाई बाय 4 रख दूं प्लस ए रूट 2 इंटू साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 4 प्लस ए आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालूंगा यदि, तो इससे निकलेगी ना, तो पाई बाय 4 यदि इसमें रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाय 4 कॉट पाई बाय 4 प्लस बी, कॉट पाई बाय 4 1 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 प्लस बी आ जाएगा। और एफ ऑफ पाई बाय 4 निकालेंगे, कंटिन्यूटी के लिए तीनों निकालने पड़ते हैं ना, कंटिन्यूटी के लिए तीनों निकालने पड़ते हैं, तो एफ ऑफ पाई बाय 4 निकालेंगे तो वो भी इससे निकलेगा, तो उसके लिए भी पाई बाय 4 रखना पड़ेगा, तो वो भी पाई बाय 2 प्लस बी देगा। दैट आई वांट टू से कि जब दोनों चीजें एक ही फंक्शन से निकलेगी तो उसको मत निकालो, एक चीज निकालो। अब दिस इक्वल टू दिस करके मुझे कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, वो तो इक्वल ही है ना। वैल्यू इक्वेशन कब बनेगी, जब मैं दिस इक्वल टू दिस करूंगा, LHL इक्वल्स टू RHL करूंगा, तो LHL इक्वल टू RHL करेंगे तो एक इक्वेशन मेरी यहां से बन जाएगी, इसको इक्वल करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब बिल्कुल ऐसे जब मैं पाई बाय 2 के लिए भी बात करूंगा ना, तो एक इधर से निकाल लेता हूं सीधे सीधे, तीनों चीजें मत निकालो, बोले एक पाई बाय 2 पे यहां से निकालूंगा, तो पाई बाय 2 यहां से निकालेंगे तो कॉट पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केवल b बचेगा यहाँ पे, पाई बाय 2 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, पाई बाय 2 यहाँ पे रखेंगे तो कॉस पाई मतलब माइनस a और साइन पाई बाय 2 ये आ गया, और एफ ऑफ पाई बाय 2 भी यहाँ, बस इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर, अब दोनों को सॉल्व कर लो, a इक्वल्स टू माइनस 2b आएगा, माइनस 2b इसमें रखेंगे तो माइनस 3b इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो b इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 12, और b इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 12 करेंगे तो a इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा। ये बताया जाएगा तुमने, पाई बाय 2 बताया था ना तुमने, मेरे को पाई बाय 2 दिखा हुआ एक्चुअली, ऐसा तुमने पाई बाय 2 पाई बाय 12 लिखा था क्या, मेरे को पाई बाय 2 दिखा हुआ एक्चुअली। सर इसे कैसे पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, पाई रखेंगे तो, इसकी मतलब कि अपन ने पाई बाय 4 ने पाई बाय 2 की निकाली, मतलब कि पाई की भी निकाल सकते हैं ना, x इज इक्वल्स टू पाई। नहीं, देखो अपने को यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी थी, किसकी निकालनी थी वैल्यू, ए और बी की। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए और बी में दो इक्वेशन बनानी चाहिए। तो अब जब मैं पाई से यूज करूंगा ना, तो पाई में क्या होगा कि एफ ऑफ पाई भी इससे निकलेगा, और पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी इससे निकलेगी, राइट हैंड तो निकलेगी नहीं पाई पे, एफ ऑफ पाई निकलेगा और पाई पे लेफ्ट, तो दोनों इसी से निकलेंगे। तो आप जब दोनों वैल्यू इसमें रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्वली आएगी, उससे इक्वेशन नहीं बनेगी, यही चीज मैं समझा रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे अभी पाई बाय 4 में जब मैंने RHL निकाला तो पाई बाय 4 पाई बाय 2 प्लस बी आया, ये निकाला तो भी पाई बाय, तो ये दोनों तो इक्वल हो ही गए ना, ये तो कंटिन्यूस तो उसने दिया ही है, कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है ना। मुझे ऐसी दो वैल्यू निकालनी जो अलग अलग टाइप की आ रही है और उसको मैं इक्वल कर पाऊँ, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यस सर। कि जहां पे अपना फंक्शन ब्रेक हो रहा है, एक इससे निकले और एक इससे निकले, तो अलग अलग टाइप की निकलेगी, उसको मैं इक्वल करके इक्वेशन बनाऊंगा। यस सर ये प्लस पाई बाय 6 आएगा ना? बी माइनस रखा ना अपन ने, तो ए इक्वल्स टू, हाँ ओके, हाँ बी नेगेटिव है तो फिर ए पॉजिटिव आ जाएगा, सही से, ए इक्वल्स टू प्लस पाई बाय 6 आएगा।
fx is equals to minus 4 sin x plus cos x, a sin x plus b cos x plus 2, x less than equals to minus pi by 2, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 is continuous then a and b की वैल्यू आपको निकालनी है। चलो करो। नहीं, गलत है। हाँ, प्रवीण का सही है, आस्था का सही है। गुर्जर दीपांशु, नहीं, इतनी बड़ी वैल्यू कहां से ले आ रही हो? दिशा का सही है। त्रिलोकी, इतनी बड़ी वैल्यू कहां से ले आया है? अंडर रूट में कहां से लिया है? क्वेश्चन कुछ एंगल वगैरह गलत देख रहे हो क्या आप? रोहित क्या था तुम्हारा? रोहित सिंह, रोहित मिश्रा का दिखा मेरे को, रोहित सिंह का तो दिखा ही। हाँ, अनुपमा का सही है और रोहित मिश्रा का सही है। हाँ, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 एंगल है वो। मुझे लग रहा पाई बाय 2 है, कुछ एंगल तुमने गलत लिख लिए होंगे, इसलिए गड़बड़ हो गई। ठीक है, बता दें कहां पे चेक करोगे? साफ साफ दिख रहा है बेटा। एक माइनस पाई बाय 2 पे चेक कर लेते हैं, पाई बाय 2 पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 पे करेंगे तो एक लिमिट यहां से निकलेगी, इसमें माइनस पाई बाय 2 रख देते हैं, एक लिमिट इधर से निकाल लेते हैं इधर से, तो माइनस पाई बाय 2 इस पर रखेंगे तो 4 और ये हो गया 0। ठीक है, 4 प्लस 0 और माइनस पाई बाय 2 इसमें रखेंगे तो माइनस a प्लस b। ठीक है, माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे LHL निकालेंगे तो एक इससे निकलेगी, तो पाई बाय 2 रखेंगे तो a प्लस बी आएगा। ठीक है,
और RHL यहाँ से निकालेंगे, तो RHL निकालेंगे तो cos पाई बाई 2 0 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 2। बस दोनों को ऐड कर देते हैं। 2b इक्वल्स टू 6, तो b इज इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू -1। सर कौन सी दो इक्वेशन से निकाली थी ये वैल्यू? ये एक तो ये माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 4 करा और एक a प्लस बी इक्वल्स टू 2 करा। सर मतलब कि ये प्लस ये a sin x प्लस b तो ये इससे निकाली थी, पर लेकिन फर्स्ट और थर्ड में से कौन सी में निकाली थी? देखो माइनस cos x प्लस देखो एक माइनस पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकाली, तो माइनस पाई बाई 2 इसमें रखा, यस आ गया 4 है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई पाई बाई 2। फिर पाई बाई 2 पे राइट हैंड लिमिट अपन ने इससे निकाली, तो माइनस पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई, यस सर वो माइनस पाई बाई 2 रखा, पहले माइनस पाई बाई 2 रखा है अभी ये, तो ये आ गया, ठीक है। ये माइनस पाई बाई 2 रखा, बिल्कुल सेम ऐसे ही पाई बाई 2 पे अब पाई बाई 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकालेंगे, तो अब मैंने पाई बाई 2 रखा है, तो पाई बाई 2 रखेंगे तो ये 1 हो गया a प्लस बी, और पाई बाई 2 पे राइट हैंड लिमिट इससे निकालेंगे ऐसे। यस ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ग्राफिकल केस लेते हैं इसका। ये तो कैलकुलेशन वाली बात हो गई कि कैलकुलेशन में आपको कंटिन्यूटी की वैल्यूज ये सब निकालनी हो तो कैसे करेंगे। फाइंड number of discontinuous points of fx is equal to greatest integer of x square plus 1, x belongs to 0 to 3। 0 से लेके 3 तक में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। अब अपने पास दो तरीके आएंगे, एक तो ये कि मैं सीधे सीधे नहीं इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी मत करो, क्वेश्चन समझ लो, इतना आसान नहीं है, ठीक है। एक तो ये कि अपन सीधे सीधे 0 से 3 में इसका ग्राफ बना लें, ठीक है, इसका ग्राफ बना लें और देख लें कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, इस पूरे का ग्राफ, ठीक है। दूसरा एक तरीका मैं और बताता हूं, मैं दोनों तरीके बताता हूं कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं अपन, उससे तो डायरेक्ट गिन लेंगे अपन क्या 1 2 3 इतने पॉइंट हो रहे हैं। दूसरा मैं ये बताता हूं आपको कि आप केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ देखकर कैसे बताते हैं, बिना ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए, कि इस पे जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो एट हाउ मेनी पॉइंट इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। पहले तो ग्राफ बनाना सीखो आप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। मैं एक जनरल बात बताता हूं कि किसी भी फंक्शन पे यदि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, जैसे अपन ने याद है फंक्शन में वो पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, फंक्शन में याद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा था कि मोड लगा दें तो ग्राफ में क्या चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट लगा दें तो ग्राफ में क्या चेंज हो जाएगा, तो उस टाइप की चीज है, ठीक है। तो उस टाइप की चीज है कि यदि अपन किसी फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें तो क्या चेंज होगा,
किसी फंक्शन पे अपन यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें तो क्या चेंज होगा। ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल से बताता हूं उसको। ठीक है, कि जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स, जीरो से 2 पर, दोनों चीजों का समझना अपना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट करेंगे तो क्या होगा। कंसेप्ट समझना बेटा, कंसेप्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये बोलता है कि यदि उसके अंदर वाली वैल्यू 0 से 1 आएगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है ना, याद है। यदि ये 0 से 1 आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, यदि ये 1 से 2 आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा, 2 से 3 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, -1 से 0 करेंगे तो -1 आएगा, -2 से -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो ग्राफ में उसको इंप्लीमेंट करने का सबसे अच्छा, सबसे सिंपल तरीका ये है, जब आपने fx का ग्राफ बना लिया है और अब आप उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना चाह रहे हो और उसका ग्राफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, इंटीजर्स पे लाइन बना लो। जीरो पे तो बनी रहती है एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 1 पे लाइन बना लो, y इक्वल टू 2 पे लाइन बना लो, डॉटेड लाइन बना लो, y इक्वल टू 2 पे बना लो, y इक्वल टू जितनी जगह इंटीजर्स आ रहा है सब जगह अपन एक डॉटेड लाइन बना लेंगे। और आपको क्या करना है कि वो जो अपनी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी है ना, उसके बीच में जितनी भी जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है, उसके बीच के ग्राफ को आप ऐसे प्रेस कर दो, लाइक प्रेस, ऊपर वाली लाइन से लाते 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 ऐसे प्रेस कर दो उसको। दैट विल कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट लाइन, दैट विल कन्वर्टेड अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे प्रेस कर दो, मतलब एक तरह से ना, पता हो कैसा, मतलब आप इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करो ना तो उसको एलिवेशन देखेंगे अपन उसका। जैसे आपने से पैराबोला बना रखा है, अब आप समझ देखो, आपने जो पैराबोला बना रखा है, जब आप उसको टॉप से देखोगे पैराबोला को, तो आपको कैसा दिखेगा वो, एक पैराबोलिक शेप को एकदम ऊपर से यदि आप देखोगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन टाइप दिखेगा है, एक लाइन दिखेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आवाज कम आ रही है, चलो ठीक है। तो जब मैं एक पैराबोला को बिल्कुल टॉप से देखूंगा तो एकदम वो स्ट्रेट लाइन दिखता है ना, तो बस आप ऐसा समझिए कि ऐसे ही मेरे पास क्या होगा कि बस आपको यूं समझना है, उसको टॉप से देखना है मुझे। यदि मैं उसको टॉप से देखता जाता, कुछ भी हो, भले स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, है ना, तो ऊपर वाला एलिवेशन देखना है मेरे को उसका। ठीक है, मतलब और दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो आपको क्या करना है कि उसको लाइक प्रेस करना है, दो इंटीजर्स के बीच की लाइन को लेके उसको प्रेस करते जाओ, दो लाइन, और उसको नीचे वाले इंटीजर पे ले आओ, नीचे वाले इंटीजर पे ले आओ। 0 से -1 वाला जो ग्राफ होगा ना, 0 से -1 वाला ग्राफ वो -1 पे चला जाएगा, 1 से 2 वाला जो ग्राफ होगा वो 2 से पूरा 1 पे चला जाएगा, उससे ऊपर वाला जो ग्राफ होगा वो नीचे आ जाएगा, ऐसे पूरा ग्राफ दबता जाएगा, दबाना अपने को उसको, बिना एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज करे हुए, बिना एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज करे हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहां की बात करूं 0, 1 एंड -1, ठीक है, ये 0 पे लाइन बनी हुई है। अच्छा, इंटीजर को नहीं चेंज करना है, इंटीजर को नहीं चेंज करना है, 1 वाला जो पॉइंट है वो 1 पे ही रहेगा, -1 वाला जो पॉइंट है वो -1 पे ही रहेगा। ठीक है, उसको नहीं चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1, ये 1 पे लाइन है और ये -1 पे लाइन है। ठीक है, अब यदि मैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का यदि मैं ग्राफ बनाता हूं इसका, ठीक है, तो 0 पाई 2 पाई, 0 पाई और 2 पाई। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, इंटीजर वाले को नहीं छेड़ना है, मतलब इस 1 वाले को नहीं छेड़ूंगा, 1 वाला पॉइंट यहाँ पे 1 आ रहा है ना, 1 वाला पॉइंट तो 1 पे रहने देखता हूँ, उसको नहीं छेड़ूंगा, तो π/2 वाला 1 पे ही रहने दिया मैंने, और ऊपर से देखो, ऊपर से ऐसे दबा दिया, पूरा दबा दिया, तो ये आ गया, बताओ
π/2 वाला 1 वाला 1 पे, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आता है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आएगा, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यू है 0 से 1 है उस पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे जंप, 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 ये पॉइंट यहाँ पे जंप हो जाएगा। तो पूरा ग्राफ 0 से 1 के बीच में ये बन जाएगा, 0 पे आ जाएगा, केवल 1 वाला पॉइंट 1 पे रहेगा। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला देखो तो और समझ में आएगा। अब ये 0 से -1 वाला है ना, तो इसको यदि मैं 0 से -1 नीचे वाला इंटीजर पे लाना, ऐसे दबाऊंगा तो पूरा कहां पे आया, पूरा कहां पे आया, -1 पे आया। इंटीजर वाले को नहीं छेड़ना है, ये 0 पे था, ये 0 पे रहेगा, ये 0 पे था, ये 0 पे रहेगा। अब ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आप बोलेंगे यहां पे तो ऐसे करा था, यहां पे ऐसा क्यों नहीं करा? यहां पे ऐसा इसलिए नहीं करा मैंने क्योंकि ये वैल्यू -1 की थी और इधर वाली वैल्यू भी सारी कहां पे आ गई, -1 पर आ गई। उधर वाली सारी वैल्यू भी -1 पे आ गई, तो इसमें ये भी -1 रहा और उसके इधर और इधर भी सारी वैल्यू -1 पे आई, तो ये लाइन पूरी कंटिन्यूटी में दिखी मेरे को। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये वाली लाइन जो थी वो 1 पे थी, इसके इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन पूरी कहां पे आ गई, 0 पे आ गई। तो इसलिए वो यहाँ पे ये डिफरेंस दिखा, यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं दिखा आपने। ठीक है, बताओ चलो आया कि नहीं बात समझ में? क्या करना चाह रहे हैं अपन ग्राफ में, क्या चेंज करना चाह रहे हैं? भाई देखो, एक बार मैंने ग्रेटेस्ट, मतलब ये ग्राफ किसका बना, ये ग्राफ मेरे पास बना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ मैंने बनाया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का, ऐसा। ठीक है, क्लियर है? मैं एक ग्राफ और बना के बता देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एग्जैक्टली अपन क्या करना चाह रहे हैं। ये वाला बना लो, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड ग्राफ है, मतलब बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना इसको तो एकदम। ठीक है, मतलब दो चीजें याद रखनी है आपको। नंबर 1, इंटीजर वाले पॉइंट्स को नहीं छेड़ना है, इंटीजर वाले पॉइंट्स को नहीं छेड़ना है। 0 0 0 1 -1, 0 0 0 1 -1, उसके अलावा बाकी 0 पे -1 पे ऐसा आप लाते जाना। ठीक है, एक ग्राफ में और बताता हूं, ये बना लो आप, तो देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। और ये इसी की नहीं, किसी भी फंक्शन की बात है उसी पे भी एक तरह से। अब मैं बनाता हूं y इज इक्वल टू 2 sin x का, और फिर उससे मैं बनाता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का, तो आपको एक्चुअल डिफरेंस और समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अपन क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल पूरा का पूरा वापस से मैं 0 से 2 पाई में ही लेता हूं, 0 पाई 2 पाई, this is 2, this is 1, this is -1 and this is -2। ये वाली वैल्यू होती है π/6, ये वाली वैल्यू होती है 5 π/6, ये वाली वैल्यू होती है 7 π/6 और ये वाली वैल्यू होती है 2 π - 11 π/6। 1/2 होती है ना 2 sin, जैसे यूं समझो आप 2 sin x = 1 कहां पर होगा, जहां पे sin x = कितना हो 1/2। ठीक है, तो x = π/6, पहला x = π/6 आया, फिर 5 π/6 आया, ऐसे पॉइंट आते रहे। ठीक है, चलो अब ये तो बन गया मेरा 2 sin x का ग्राफ। अब मैं बनाता हूं इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का ग्राफ। y is equals to greatest integer of 2 sin x का ग्राफ। ठीक,
अब आप बताते जाना क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। 0 π/6 5 π/6 पाई 7 π/6 11 π/6 and 2 पाई। ठीक है, चलो आते अपने रूल पे। ये 1 पे लाइन बना ली, ये 2 पे लाइन बना ली, ये -1 पे लाइन बना ली, ये -2 पे। मैं स्टार्ट करता हूं 0 से, तो 0 वाला पॉइंट तो 0 पे रहेगा, 0 वाला पॉइंट तो 0 पे रहेगा। ठीक है ना, 0 से 1 ये कहां पे चला जाएगा? 0 से 1 के बीच के ग्राफ को यदि मैं प्रेस करूंगा तो ये पूरा ग्राफ 0 पे आ जाएगा, ये पूरा ग्राफ 0 पे आ जाएगा, यहां तक π/6 पर। ये पार्ट दिख रहा है सबको? 0 से π/6 वाला ग्राफ यहां पे आ जाएगा मेरे पास 0। उसके बाद ये 1 से 2 वाला ग्राफ है, तो 1 से 2 को जब मैं प्रेस करूंगा तो 1 पे लाना है, तो ये यहां तक 1 पर आएगा। लेकिन ये 2 वाला पॉइंट है, ये तो 2 पे ही रहेगा, ये तो 2 पे रहेगा। ये पूरा आ गया और ये यहां से लेके यहां तक फिर से 0 पे आ जाएगा। चलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? एक बार इसको समझो, मैं जब तक चार्जर लगा देता हूं, नहीं तो फिर क्लास खत्म हो जाएगी। सर ये जो मतलब कि हाँ, ये जो 3 डॉट नहीं बने, मतलब कि π/6 और 5π/6 के बीच में ऊपर जो ग्राफ नहीं बनाया सर आपने, वो बीच का पॉइंट क्यों है, मतलब वो क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ? π/6 से 5 π/6 वाला। हाँ, एक के ऊपर जो मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ा सेट कर लेने दो इसको। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बोल रहे हो क्या? यस सर। इस पे π/2 पे वैल्यू 2 थी ना? यस सर। वो 2 वाला वैल्यू तो नहीं छेड़ना मेरे को, इंटीजर वाले पॉइंट को नहीं छेड़ना मेरे को, यस तो इसलिए उसको मैंने वहीं का वहीं रखा है। आगे बात समझे? चलो आगे बढ़, सर। आगे बढ़ा। पाई, तो हाँ हाँ सर, आगे सर डिसकंटिन्यूअस के पॉइंट कितने होंगे? अभी रुक जाओ, पूरा तो बना दो पहले, फिर काउंट करेंगे। अच्छा सर। पाई से लेके 7 π/6। अब ये रहा, ये कहां पे जाएगा? -1 पे जाएगा। यस सर। कहां से लेके कहां तक? पाई से लेके 7 π/6 तक, ये -1 पे जाएगा। 7 π/6 वाला तो -1 पे जाएगा। फिर ये यहां से देखो, 7 π/6 से लेके 11 π/6 है, 7 π/6 से लेके 11 π/6 तक, फिर इसको दबा दिया तो कहां पे? -2 पे। यस सर। अब इसमें ब्रेक नहीं होगा, ये आधी बात समझ में? अब इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट पे -2 पे रहा
और इसके इधर वाला भी -2 पे गया और इसके इधर वाला भी -2 पे, इन दोनों में आप डिफरेंस समझना। देखो ऊपर वाले में और इसमें ये क्यों ऐसा डिफरेंस दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि ये तो 1 पे रह जाता है और इसके इधर वाले सारे पॉइंट और इसके इधर वाले सारे पॉइंट 0 पे जंप कर जाता है, तो इसमें ये पॉइंट अलग से दिखता है। लेकिन इधर क्या होता है कि ये -2 पे रहता है, लेकिन इधर वाले भी सारे -2 पे आते हैं और इधर वाले भी सारे -2 पे आते हैं, तो वो पूरी एक लाइन दिख जाती है मुझे ऐसे। इसलिए इसमें वो डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखती अपने को। ऐसे ही 11π/6 से लेके 2π देखेंगे तो क्या होगा, -1 होगा और 2π वाला लास्ट में 0 पे जंप कर जाएगा। दिस इज फाइनल ग्राफ ऑफ बॉक्स ऑफ 2 sin x का, ये फाइनल ग्राफ है। बताओ ग्राफ में अब किसी को कोई डाउट है कि कौन सा पॉइंट अपन ने क्यों निकाला, कैसे करा जंप, तो कैसे लाइन बनाई? है ना? तो सबसे अच्छा एक ही तरीका है, कभी भी जब किसी फंक्शन पे अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देते हैं तो आपको यदि उसका ग्राफ बनाना है तो पहले आप अपना नॉर्मल ग्राफ बना लो। इंटीजर्स पे 2 रूल है सीधे सीधे, इंटीजर्स पे लाइन बना लो, इंटीजर वाले पॉइंट को नहीं छेड़ना, मतलब ये जो 1 1 2 0 0 0 इन पॉइंट को नहीं छेड़ूंगा। बाकी जो 1 से 2 वाला ग्राफ है वो पूरा 1 पे कर दूंगा, 0 से 1 वाला जो ग्राफ है वो 0 पे कर देंगे, -1 से 0 वाला -1 पे कर देंगे, -1 से -2 वाला -2 पे कर देंगे। दिस इज द मेन लॉजिक। ठीक है, अब ये समझ में आ जाएगा तो अपन नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की बात करते हैं। इसी मतलब ये वाला क्वेश्चन बाद में लेंगे, अब इसी के अपन नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट इस पे लिख लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन साथ में ये भी लिख लेना, फाइंड नंबर ऑफ discontinuous points in 0 to 2 पर। अब इसमें इंटरवल बहुत मैटर करेगा। देखो मैं दोनों केस लेके बताता हूँ। यदि क्लोज इंटरवल होता है 0 से 2π तो आंसर क्या आएगा, और ओपन इंटरवल 0 से 2π होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा। मैं दोनों करके बताता हूँ आपको। इसमें क्लोज इंटरवल थोड़ा सा जल्दी दो, क्या दिखता है क्लोज इंटरवल, फर्स्ट क्लोज इंटरवल इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। फर्स्ट है क्लोज इंटरवल 0 से 2π में कितने होंगे, और सेकंड है ओपन इंटरवल 0 से 2π में कितने होंगे, है ना। क्लोज इंटरवल 0 से 2π, ओपन इंटरवल 0 से 2π। ठीक है, चलो अब यहां से काउंट करो। अब एक मिनट समझ लो बेटा आप कैसे काउंट करना है पॉइंट्स। ठीक, 0 से 2π यदि क्लोज की बात करेंगे तो 0 से आप स्टार्ट करो, जैसे ही आपको जंप करना पड़े, जैसे आपको जंप करना पड़े पॉइंट नंबर 1 ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं कैसे काउंट करता हूं। यहां से स्टार्ट करा, ये जंप नंबर 1 पहला पॉइंट पे। ठीक है, फिर यहां पर फिर चले अपन, ये जंप नंबर 2, फिर यहां से ये तीसरा जंप नंबर 3। ठीक है, फिर यहां से करें ये जंप नंबर 4, फिर यहां से करें ये जंप नंबर 5, फिर यहां से करा ये यहां पर जंप नंबर 6, फिर यहां से करा ये जंप नंबर 7। दिस इज जंप नंबर 7। तो क्लोज इंटरवल 0 से 2π में 7 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स होंगे, 7 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक है, काउंटिंग समझ में आ रही, फिर से रिपीट कर देता हूं, इधर समझ लेना बेटा। जहां पे आप तो बिल्कुल अपना 0 है ना, तो एग्जैक्ट 0 से स्टार्ट करो, एग्जैक्ट आप 0 से स्टार्ट करो। जितनी बार आपको जंप करना पड़ रहा है उतने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स मेरे पास हैं। मैंने यहां से स्टार्ट करा, पहला जंप मुझे यहां पे करना पड़ा, फिर ये दूसरा यहां पे करना पड़ा, फिर तीसरा यहां पे करना पड़ा, फिर 4 यहां पे करना पड़े, फिर यहां पे 6 यहां पे और 7 यहां पे करना पड़ा। ठीक है, ओपन इंटरवल में आप बता सकते हैं कि आंसर सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा।
ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई में क्या लगता है आपको आंसर सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सर चेंज हो जाएगा। क्या है बताओ? 6 हो जाएगा। एक कम हो जाएगा सर, एक कम हो कौन सा जाएगा। वाला कम हुआ बताओ, कौन सा वाला कम हुआ? 2 पाई वाला, 2 पाई वाला। हाँ 2 पाई वाला, क्योंकि उसमें 2 पाई तो काउंट करेंगे नहीं ना अपन। 0 पे तो था ही नहीं, 0 पे तो डिसकंटिन्यूटी थी नहीं ना, 0 पे तो कहाँ काउंट था? अपना पहला पॉइंट आया था π/6, इसलिए 0 का तो इश्यू ही नहीं आया। 0 तो पहले भी काउंट नहीं हुआ था और इसमें भी नहीं हुआ। पर 2 पाई की दिक्कत है। 2 पाई पे जंप करा देना अपन ने, देखो यहाँ मैंने राइट लगा रखा, 7th पॉइंट यही था मेरा 2 पाई। आप यदि मेरे से वैल्यू पूछते 7th कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है, तो उसमें 2 पाई भी मैं लिखता। 7th पॉइंट मेरा 2 पाई है, पर इसमें मैं 2 पाई को काउंट नहीं करूंगा। तो यदि मेरे से यही क्वेश्चन 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल में पूछा जाता तो मेरा आंसर 6 होता। आई कि नहीं बात समझ में? कैसे काउंट करना है पॉइंट्स, कैसे ग्राफ बनाना है, अच्छी तरह से समझ लो बेटा। बहुत मैक्सिमम चांस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। चलो अब मैं एक काम आपके लिए आसान कर देता हूं इसमें, कि यदि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालने होते तो मैं ये ग्राफ नहीं बनाऊंगा, मैं इस ग्राफ से ही काउंट कर सकता हूं। एक ऑप्शन मैं आपको इजी कर देता हूं, मैं इसको देखकर ही काउंट कर लूंगा कि मेरे पास कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं, तो पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा। और बात sin x नहीं, किसी के लिए, जैसे अभी इसमें भी है ना, तो मैं केवल x² + 1 का ग्राफ बनाऊंगा और उसके ग्राफ को देख के ही मैं काउंट कर दूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 1 में कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, कैसे? आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं, मैंने इसी को देख के कंक्लूजन निकाला, कोई अलग से कंक्लूजन नहीं निकाला। ठीक है, अपने ग्राफ, पहली चीज तो यह है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अरे यार आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही क्या? रोहित बोल रहा है, रोहित को आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही है क्या? आ रही है ना? रोहित बोल रहा है, रोहित को सबको आ रही होगी। रोहित हेडफोन लगा लो ना, ईयरफोन या हेडफोन लगा लो तो ठीक आती है वो। हो सकता है तुमने वो नहीं लगा रखा हुआ, अभी ऐसे काम लगेगा तो वो आ जाती। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं जो पॉइंट की बात कर रहा था, वो ये पॉइंट था कि एक्चुअली क्या होता है, देखो जब भी आप किसी फंक्शन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा रहे हो, तो पहली चीज वो डिसकंटिन्यूटी जो आएगी वो केवल उस पॉइंट पर आएगी जहां पे वो इंटीजर वैल्यू देता है, जहां पे फंक्शन इंटीजर वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं 2 sin x की बात कर रहा हूं या इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो मुझे पहली चीज कंफर्म पता है कि डिसकंटिन्यूटी जो आएगी वो इंटीजर्स पर आएगी। मतलब इस वाले पॉइंट पर आ सकती है, इस वाले पे आ सकती है, इस वाले पे आ सकती है, इस वाले पे आ सकती है, इस पे आ सकती है। इसके बीच में नहीं आ सकती डिसकंटिन्यूटी, इसके बीच में नहीं आ सकती, यहां पे यहीं पे आ सकती। अब उसमें भी सारे पॉइंट पे नहीं आती बस। अब आप ग्राफ से कंपेयर करो, देखो कौन 3 टाइप की शेप की मैं बात करता हूं, 3 टाइप की शेप की मैं बात करता हूं। यहां पे मतलब आपको जब भी ग्राफ बनाओगे ना, तो 4 टाइप का शेप आपको मिलेगा, 4 टाइप का शेप मिलेगा। कौन कौन से 4 टाइप का शेप आपको मिलेगा, मैं तो वाला क्वेश्चन रब कर देता हूं। या तो ग्राफ ऐसा जा रहा होगा, या ग्राफ ऐसा जा रहा होगा, या ग्राफ ऐसा आया होगा, और या ग्राफ ऐसा आया होगा। Integer, let's say this is integer, this is integer, this is integer, integer, है ना? ये 4 टाइप का शेप आपको मिलेगा इंटीजर। ठीक है, इसमें से
ये काउंट मत करना बस, यहां पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ऐसे वाले शेप पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। जहां पे ऐसा शेप आ रहा है, जहां पे ऐसा शेप आ रहा है, जहां पे ऐसा शेप आ रहा है, वो काउंट करते जाना, वहां पे डिसकंटिन्यूटी आती रहेगी आपके पास। ऐसे वाले शेप पे डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इंटरवल का स्टार्टिंग और इंटरवल का लास्ट अलग से चेक कर लेना बस। इंटरवल का स्टार्टिंग और इंटरवल का लास्ट अलग से चेक कर लेना, ठीक है। अब जैसे मैं ओपन इंटरवल की बात करता हूं, अब आप समझना मैं किस केस 0 से 2 पाई, ठीक है। ये रहा, जितनी जगह इंटीजर आ रहा है काउंट करते जाना, 0 तो काउंट करना ही नहीं, यहां इंटीजर आया, शेप कैसा है, ऐसा वाला शेप है। पॉइंट नंबर 1, यहां पे ऐसा वाला शेप है ना, इंटीजर आया, ये इंटीजर आ रहा है, ऐसा शेप है ना। पॉइंट नंबर 2, फिर यहां पे इंटीजर आ रहा है, ये y की वैल्यू देखनी, y की वैल्यू, x की नहीं, y की। यहां पे इंटीजर आ रहा है, ऐसा शेप है। पॉइंट नंबर 3, फिर यहां पे इंटीजर आया, y की वैल्यू 0 आ रही है। पॉइंट नंबर 4, फिर यहां पे इंटीजर आया, ऐसा शेप है। पॉइंट नंबर 5, अब ये देखो इसमें ऐसा शेप है, और मैंने यही बोला कि बस इस वाले शेप को काउंट मत करना, इस वाले, इस पे भी इंटीजर आ रहा था ना, पर इसको काउंट नहीं करूंगा मैं। तो पॉइंट नंबर 5 फिर ये काउंट नहीं होगा, और पॉइंट नंबर 6, 6 पॉइंट मेरे पास डायरेक्ट काउंट हो जाएंगे। 0 to पाई मैंने लिया ही नहीं था, यदि 0 to पाई क्लोज इंटरवल होता तो मैं उसको अलग से चेक करता, 0 to पाई होता तो मैं उसको अलग से चेक करता, ठीक है। आ गई कि नहीं बात समझ में? बाकी फिर इसको मैं नेक्स्ट क्लास में और लूंगा एक बार अभी, ठीक है। आई कि नहीं अभी वाली थोड़ी बहुत बात समझ में? क्या बोलना चाह रहा था, यस है ना, कि ये जो शेप आएगा, ये शेप चल रहा है, ये शेप इंटीजर पे, केवल इंटीजर, केवल उन पॉइंट्स पे जहां पे y की वैल्यू इंटीजर है, बिना इंटीजर की तो मेरे को बात ही नहीं करनी है, ठीक है। केवल एक कहीं पर यदि इंटीजर पे ऐसा शेप दिख जाए तो उसको काउंट मत करना, उसके अलावा जितनी जगह इंटीजर दे रहे हैं सारे पॉइंट्स काउंट होते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बस स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला अलग से चेक कर लेना, लास्ट स्टार्टिंग वाला लास्ट से अलग चेक कर लेना। उसमें इंटरवल क्या दिया था मैंने, 0 से 3 दिया था ना, तो 0 से लेकर 3 दिया, नो नहीं 16 कैसे आएंगे, नहीं 16 नहीं आएंगे, 16 नहीं आएंगे प्रवीण, मैक्सिमम 9 इंटीजर आ सकता है ना, 0 से 3 तक में 3 या 9 इंटीजर आ सकता है, हाँ 9 आएंगे, 9 आएंगे, लेकिन वो चेक कर लेना पहले, फर्स्ट और लास्ट वाला मैंने चेक नहीं करा, उसमें 9 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात सबको? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं फिर। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। ये पॉइंट मैं लिखा दूंगा, नहीं तो आप लिख लेना, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट। उसमें वो एंड पॉइंट मुझे चेक करना पड़ेगा, वैसे यदि क्लोज इंटरवल तो 9 ही आएगा शायद से प्रवीण, 9